वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 27 जुलाई को है और इसके लिए हम लोग डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराए जा चुके हैं। जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए ये मॉक टेस्ट आप पहली बार सॉल्व करेंगे। जो बच्चे पहले से सॉल्व कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन क्लास हो जाएगी। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन करने के लिए मैं कुछ पार्ट में क्वेश्चंस को अपलोड कर रही हूँ और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को तो देखना ही है और इसके बाद आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट फिर से शुरू हो जाएंगे। इससे पहले जो भी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं वो एक बार अपना स्कोर अब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी किस सब्जेक्ट में गलती हो रही है। अगर वहाँ कहीं पे कमी हो रही है तो आप उनकी क्लासेस करके आप उस सब्जेक्ट को फिर से मजबूत कर लेंगे। जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, पेड कोर्स में मतलब अभी भी टाइम है, 27 जुलाई के एग्ज़ाम में आपके पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि अभी भी आपकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, कोई कमी है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए अदर कोई मैगजीन नहीं फॉलो करनी, जीएस के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, यूपी एग्रीकल्चर सेंसस वगैरह, किसी के लिए भी टेंशन नहीं लेना है। और साथ में मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी और सब्जेक्ट वाइज भी हैं। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल कर पाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएं जैसे प्रश्न, और वहीं से आपको प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी अभी से कंप्लीट रखिए और वहाँ पर जब आप पेपर सॉल्व करें तो कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई कर सकें। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते वो इस चैनल पर तो फॉलो करेंगे जो क्लासेस चल रही हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी क्लासेस कर सकते हैं। और यूपीपीएससी 2025 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। अन्य कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और हाँ, जो क्वेश्चन डेली हो रहे हैं उनको पहले सॉल्व कीजिए और देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, उसको आप नोट डाउन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। 21st क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसमें भी जंगल महल नामक जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। 30 डिग्री देशांतर के कारण ही भारत में जो सबसे पूर्वी जो क्षेत्र है और जो सबसे पश्चिमी भाग है, मतलब ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, इसमें लगभग जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 घंटे का है। और छत्तीसगढ़ का कोल्हान क्षेत्र किस लिए फेमस है, तो खनिज उत्पादन के लिए। और एमपी के धार जिले में विंध्य पर्वतमाला से निकलने वाली माही नदी क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पर जो जंगल महल क्षेत्र है ना, ये कहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल में है, ना कि मणिपुर में। पहला तो गलत हो गया। तो 30 डिग्री देशांतर ये डिफरेंस है। 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स जो हैं हमारे भारत में, क्या होगा, जो आपको अगर लॉन्गिट्यूड्स पता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग ये भी आंसर है, ये होमवर्क है आपका, कि भारत कितने लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है और कितना लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। डिफरेंस मैं बता रही हूँ, 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का है तो क्या करेंगे, 30 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो समय हो जाएगा, मिनट में आएगा, आप उसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना लगभग डिफरेंस आएगा, 2 घंटे का आएगा। 2 घंटे का आएगा तो 1 डिग्री देशांतर में कितना होता है, 4 मिनट के बराबर होता है, क्योंकि देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है 360 डिग्री। 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे ले रही है, तो वो क्या करेगी, जो 1 डिग्री घूमेगी उसमें कितना समय लगेगा, 4 मिनट लगेगा, ठीक है। अब ये जो 4 मिनट लगेगा हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे 120 आया आंसर, 120 ये मिनट है, घंटे में कन्वर्ट करेंगे 2 घंटे हो जाएंगे। तो 2 घंटे का अंतर है, कैसे निकालेंगे, तो 360 डिग्री घूमती है कितनी देर में, 24 घंटे में, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास ये 15, ठीक है। तो ये 15 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटे का लग रहा है। अभी 15 डिग्री आ जाएगा, 1 घंटे में कितना घूमती, 15 डिग्री घूमती, इसी तरह निकाल लेंगे, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये उत्तर सही हो गया। अब अगला देखते हैं, जो कोल्हान क्षेत्र है ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये झारखंड में, ये भी गलत हो जाएगा। और ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आप सभी को पता होना चाहिए, लेकिन ये एमपी के धार जिले से विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। 22nd क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं, 3 स्टेटमेंट है।
पहला है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में द्वार स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जिनका उपयोग किस लिए करते हैं? टी प्लांटेशन या फिर चाय बागान के लिए किया जाता है। सेकंड है वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री नाम से जानते हैं। फिर नीलगिरी तथा केरल में अन्नामलाई के नाम से भी जानते हैं। नीलगिरी कहाँ पर? तमिलनाडु में। केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। सेकंड है लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में नाग टिब्बा और उत्तराखंड में धौलाधार नाम से जानते हैं। कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट? देखिए, तो दार्जिलिंग और सिक्किम में हिमालय में द्वार स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जिनका उपयोग किस लिए करते हैं? टी प्लांटेशन या चाय बागान के लिए। वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं महाराष्ट्र में। कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी नाम से, केरल में अन्नामलाई और इलायची या कार्डमम हिल्स के नाम से जानते हैं। करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो लघु हिमालय है, लेसर हिमालय, इसी को मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इसको धौलाधार कहाँ बोलते हैं? धौलाधार उत्तराखंड में बोलते हैं, और उत्तराखंड में ही इसे नागटिब्बा नाम से भी जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए है, पहला और दूसरा कथन सही है। 23rd क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। पहले सारे स्टेटमेंट देखिए। फर्स्ट है श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट से अलग होता है। सेकंड है कांगो नदी एकमात्र प्रमुख नदी है जो इक्वेटर लाइन को 2 बार कट कर रही है। और थर्ड है भारत के 4 उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर और मिजोरम है, अपनी सीमा रेखा म्यांमार से साझा करते हैं। सारे स्टेटमेंट ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो हिंद महासागर में स्थित है द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव। ये भारत के पड़ोसी देश हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत से श्रीलंका के बीच क्या है? मन्नार की खाड़ी है और पाक स्टेट है, पाक जलडमरू मध्य, जिसके द्वारा श्रीलंका और भारत अलग होते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। कांगो, इसी को जायरे नदी भी बोलते हैं, तो ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, जल ग्रहण की मात्रा के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है? अमेजन है। जल ग्रहण की मात्रा के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? वो कांगो नदी है, इसलिए मैंने ये तथ्य आपको बताया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड देखते हैं। तो भारत के 4 उत्तर पूर्वी राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। मैंने क्या मेघालय आपको बताया था पिछली क्लास में, इसको कराया हुआ। मेघालय नहीं करता। कौन कौन करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि तीसरा गलत है। 24th क्वेश्चन है। अब सारे स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। पहला क्या है? भारत में जो कर्क रेखा है वो भारतीय मानक समय रेखा, ये दोनों का जो कटान बिंदु है वो छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में है। सेकंड है नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों का मिलन बिंदु है। थर्ड है लिम्पोपो नदी एकमात्र नदी है जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। क्या ये कथन सही दिए गए हैं? तो बिल्कुल सही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन दोनों एक जगह कहां पर मिलेंगी? छत्तीसगढ़ के राज्य में सूरजपुर जिला पड़ता है यहाँ पर। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। 25वां प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। 4 स्टेटमेंट हैं। मैकमोहन रेखा, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल दिए गए हैं। तो मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। 8 डिग्री चैनल किनको अलग करेगा? मिनिकॉय और मालदीव को। और 9 डिग्री क्या करेगा? लक्षद्वीप का जो कवारती है इसको जोड़ने का कार्य करेगा। 10 डिग्री नॉर्थ अंडमान को साउथ में निकोबार से अलग कर रहा है। बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सबसे पहले देखेंगे मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच इंटरनेशनल बाउंड्री है? चीन और भारत के बीच। बिल्कुल सही है। 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट कर रहा है? मिनिकॉय और मालदीव, ये दोनों द्वीपों को, ये भी सही है। 9 डिग्री चैनल क्या करता है? मुख्य भूमि जो लक्षद्वीप को है वो मिनिकॉय से जोड़ता है, ना कि कवारती से। ये गलत हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। ठीक है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है? उत्तर में अंडमान है, दक्षिण में निकोबार है, इन दोनों को अलग करेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है। ऑप्शन बी सही है, पहला, दूसरा, चौथा। इसे याद करने का तरीका देखिए। सबसे पहले 10 डिग्री, 9 डिग्री और 8 डिग्री। क्लियर हो गया? ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लक्षद्वीप है, ठीक है, फिर मिनिकॉय है, मालदीव है, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, फिर हम देखते हैं मालदीव और मिनिकॉय। तो मालदीव और मिनिकॉय अलग हो रहे हैं किससे? 9 डिग्री से, या कह सकते हैं लक्षद्वीप से मालदीव अलग हो रहा है 9 डिग्री चैनल से। लेकिन लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ रहा है? तो 8 डिग्री चैनल है, जो कि हमें यहाँ पे पूछा गया था और ये मैंने इनकरेक्ट कर दिया था। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय या फिर लक्षद्वीप से सेपरेट कर रहा है मालदीव को। और फिर अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है। याद रहेगा। 26 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। तो भारत का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो बताया जा रहा है इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है।
सेकंड है भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो गुहार मोती है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। थर्ड है किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड हैं, जो पैरेलल लैटिट्यूड है, इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 111 किलोमीटर। और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है किबिथु, ये भारत का सबसे पश्चिमी या वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए इंडिया के जो चारों पॉइंट हैं, ईस्टर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, सब पता होना चाहिए। नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल है, ठीक है, जो कि अब तो लद्दाख हो गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला है, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर दे दिया गया, आप ऐसे ही मान सकते हैं, ठीक है। सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इधर अगर मैं बात करूं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, वो क्या हो जाएगा? वो है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश का। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? गुहार मोती है, जो कि गुजरात का है। अब देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, अब तो पता चल जाएगा ना। इंदिरा कॉल वाला सही हो गया पॉइंट, ठीक है। सेकंड क्या है? पूर्वी बिंदु दिया गया है गुहार मोती, तो क्या ये मैंने बताया? नहीं। ये कौन सा है? ये सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु है, गलत हो गया। समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है लगभग, सही है। और गुजरात में कौन सा हो जाएगा? गुहार मोती है, जो कि सबसे पश्चिमी बिंदु है, ये भी गलत हो गया। तो इस तरह अगर हम सही उत्तर देखेंगे तो 1/3 किसमें दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया है, ये सही उत्तर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसमें 4 ऑप्शन है, देखिए। तो भारतीय मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, अगर हम लैंड एरिया की बात करें, मेन लैंड की बात करें, तो केप कमोरिन है, जो कि तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी सिटी में स्थित है। सेकेंड क्या है? डूरंड लाइन के बारे में कहा गया, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, इसे डूरंड लाइन बोलते हैं। थर्ड डंकन पैसेज, जो कि उत्तर में दक्षिण अंडमान में है, और रटलैंड द्वीप और दक्षिण में लिटिल अंडमान को अलग करता है। कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यही गलत दिया गया। डूरंड लाइन किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, भारत के बीच तो नहीं है। और मुख्य बिंदु पे मेन लैंड में कौन सा सदर्न मोस्ट पॉइंट है? केप कमोरिन है, तमिलनाडु में, कन्याकुमारी शहर में। डंगन पैसेज किस में है? तो जो सदर्न अंडमान है, ठीक है, इसमें स्थित है एक रटलैंड द्वीप, उससे, और दक्षिण में लिटिल अंडमान से ये जुड़ा हुआ है। तो देखिए सदर्न अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा डंकन पैसेज है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। 28 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों को उनकी सीमा रेखा की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। भारत के साथ जो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, उन कंट्रीज को अरेंज करना है, उनसे जितनी ज्यादा बाउंड्री शेयर हो रही है उसी के क्रम में, आरोही क्रम पूछा गया है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम, सबसे ज्यादा भारत अपनी सीमा किससे साझा करता है? बांग्लादेश से। हमें 2 ऑप्शन में दिया गया, बाकी हट गए। बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा सीमा चाइना से साझा करता है, और आंसर हमें मिल गया, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश इसका सही उत्तर है। 29वां क्वेश्चन है, अब करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। पहला स्टेटमेंट है भारत उत्तर पश्चिम में, मतलब ये बताया जा रहा है उत्तर पश्चिम का मतलब है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से घिरा है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है। भारत अफगानिस्तान के साथ कितना बॉर्डर शेयर कर रहा है? 106 किलोमीटर। पूर्व में बात की जाए तो चीन, नेपाल और भूटान से ये सराउंडेड है। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा 29 का। तो देखिए इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कथन बिल्कुल सही है, चौथा गलत हो गया। थोड़ा दिशाएं ध्यान रखिए दिमाग में। ईस्ट का मतलब क्या है? ईस्ट इधर है ना, इस साइड में, यहाँ पर तो कौन है? म्यांमार है। अगर ये चीन, नेपाल, भूटान की बात की जाए तो नॉर्थ में है ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। सारे स्टेटमेंट करेक्टली देख लीजिए। पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज बात करें तो लक्षद्वीप सबसे छोटा यूटी है। रेड क्लिफ लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री है। सी है, उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा 3 तरफ से उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है, उत्तर पूर्वी जो राज्य है त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन कराया ना, उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप अगर उस चीज को ध्यान दे देंगे तो अपने आप आंसर तुरंत मिल जाएगा, बाकी आपको पता हो या ना हो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यही गलत दिया गया। तो रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है, ना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी मैंने बताई कौन सी लाइन है, तो आपको याद रखना डूरंड लाइन है, ठीक है। ये हो गया इनकरेक्ट, यही हमारा सही उत्तर है। बाकी स्टेटमेंट आप लर्न कर लीजिए, सही दिए गए हैं। 31वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए।
तो सबसे पहले बोला जा रहा है पंचनद के बारे में। पंचनद क्या है? ये नाम दिया गया पंजाब। इनकी 5 मुख्य नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। सेकेंड स्टेटमेंट है भारत की जो समुद्री या कोस्ट लाइन जो है, इसमें अगर हम आइलैंड्स भी इंक्लूड कर लें, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को, तो कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर। थर्ड है गोंडवाना क्रम की जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, वो कॉपर प्रोडक्शन के लिए फेमस हैं। फोर्थ है भारत में जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो द्वितीय क्रम की अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जो सेकेंडरी ऑर्डर की, उनमें पाया जा रहा है। सही उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, जो लेंथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इनको आइलैंड्स को एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, तो कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर। अदरवाइज ये सही दिया गया है। गोंडवाना की बात की जाए तो रट लीजिए, इन चट्टानों में कोयले के उत्पादन किए जाते हैं, कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लगभग 90% से ज्यादा कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। तो ये हो गया गलत। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ तृतीय क्रम की, टर्शियरी ऑर्डर की जो अवसादी चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है। ये भी गलत है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। 32nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनना है। पहला है कुडप्पा संरचना का जो सर्वाधिक विकास है आंध्र प्रदेश राज्य के कुडप्पा क्षेत्र में हुआ है। सेकंड है धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक जो विकास है वो केरल के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। थर्ड है पश्चिमी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति कब हुई? सेनोजोइक युग में हुई है। तो कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश राज्य का जो कुडप्पा क्षेत्र है। लेकिन धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास कर्नाटक में है, धारवाड़ क्षेत्र, वहां हुआ है। पश्चिमी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति कब हुई है? तो सेनोजोइक युग में है। बिल्कुल सही है। सही उत्तर ऑप्शन सी है, पहला और तीसरा कथन करेक्ट हो जाएगा। 33rd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उनके जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही का मतलब क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में जो उनका कैचमेंट एरिया है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का बताना है। साबरमती, माही, ढाढर और कालिंदी में से बताना है। मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बताऊंगी, आप अपना आंसर पॉज करके देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, माही नदी का सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षेत्र है, कितना है? 34,000 माफ कीजिएगा 842 है। ठीक है, साबरमती का कितना है? तो 21,674 है। ठीक है, साबरमती हो गई, माही हो गई। कालिंदी का आप देखते हैं तो कालिंदी का जो कैचमेंट एरिया है वो 5,179 है और उससे भी कम है किसका? ढाढर का है। ढाढर का कितना हो जाएगा? तो ढाढर का इससे भी कम है, 2,770। याद रहेगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर मैंने ऑप्शन सी बताया। वैसे आपसे कभी भी इसका एरिया नहीं पूछा जाएगा, मैंने सिर्फ एक आइडिया दे दिया है, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सबसे पहले इसमें साबरमती, इसमें सबसे पहले माही नदी आएगी, फिर साबरमती, कालिंदी, ढाढर हो जाएगी और उसके बाद और भी कुछ नदियां हैं, जैसे आप याद कर सकते हैं शरावती है, भरतपुझा है, पेरियार है। तो ये सारी रिवर्स भी हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। 34th क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? जो केमिकल कॉम्पोजिशन है हमारी अर्थ का, ठीक है, परसेंटेज वाइज उसको क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इसमें जो तत्व दिए गए हैं, इसमें मैग्नीशियम, सल्फर, निकिल और सिलिकॉन दिए गए हैं, इनको अरेंज कीजिए। तो आपको नहीं भी पता है तब भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि जो पृथ्वी पर सर्वाधिक हिस्सा है वो सबसे पहले ऑक्सीजन का, उसके बाद सिलिकॉन आता है। तो सिलिकॉन हमें 2 ऑप्शन में सबसे पहले दिए गए हैं। ठीक है, ये तो एल्यूमिनेट हो गया। अब आगे हम देखेंगे, अब हमें मैग्नीशियम और सल्फर में से डिसाइड करना है कौन सा ज्यादा है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। राइट आंसर हम ऑप्शन डी चूज करेंगे, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर और निकल। तो पृथ्वी की जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट मतलब पृथ्वी की जो परपटी है, इसका लगभग जो 98% है हिस्सा वो किसका होता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये 8 तत्व होते हैं। बाकी हिस्से में क्या होगा? टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल और अन्य तत्व। इसमें सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे आयरन होगा। परसेंटेज वाइज हम देख रहे हैं आयरन कितना है? 35.5%। उसके बाद क्या आ जाता है? ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन कितना है? 30%। तो आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। सिलिकॉन कितना है? सिलिकॉन है 15%, मैग्नीशियम 13%, फिर सल्फर 2.9%,
निकल 2.4%, कैल्शियम 1.1%, एल्यूमिनियम 1.1%। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप नहीं सुन पाए नोट करें तो देख लीजिए। आयरन कितना है? 35.5% है, ऑक्सीजन 30% है, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, सल्फर 2.9%, निकल 2.4%, कैल्शियम 1.1% और एल्यूमिनियम 1.1%। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। 35वां प्रश्न देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। चारों ऑप्शन देखिए ध्यान से। पहला है जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफी और रबर। ये सारी कैसी हैं? रोपर फसलें हैं, या इन्हीं को बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। बी है जूट, कपास, तंबाकू और गन्ना नकदी फसलें हैं। सी क्या है? चाय, कॉफी, रबर, गन्ना और केला इत्यादि महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलें हैं। और ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबर ये सारी कैसी होती हैं? ये सारी वाणिज्यिक फसलें होती हैं। ठीक है, वाणिज्यिक फसलें। अब इसमें जो जूट, कपास, तंबाकू और गन्ना दिए गए ये नकदी फसलें हैं। ठीक है, दूसरा दिया गया है भारत में जो चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, गन्ना और केला ये सारी कैसी हैं? रोपड़ फसलें हैं। तो इस तरीके से ये गलत हो गया था। इनको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, आंसर करेक्ट मिल जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। 36 क्वेश्चन देखिए, कुछ स्टेटमेंट्स हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट है 1793 का जो चार्टर एक्ट है, ठीक है, उसके बारे में है कि विलियम बेंटिक को भारत का पहला इसमें गवर्नर जनरल बना दिया गया था। फिर सेकंड है संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले प्रेसिडेंट चुना था, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। थर्ड है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी। क्या घोषणा की? तो 30 जून 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपको याद रखना होगा विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, लेकिन वो कौन सा चार्टर एक्ट था? तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट। ये वही चार्टर एक्ट है। तो भारत में जो ब्रिटिश ये जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका एकाधिकार समाप्त हो गया था पूरी तरह से। ठीक है, 1813 में क्या हुआ था? सिर्फ दो चीजों को छोड़ करके, एक तो चीन के साथ व्यापार और दूसरा चाय का व्यापार, ये छोड़ करके, और अफीम की जो भी व्यापार था, इसको छोड़ करके सारी चीजों में इनका एकाधिकार समाप्त हो गया था। 1833 में पूर्ण रूप से समाप्त किया गया और इसी में पहला गवर्नर जनरल भारत का बनता है 1793 में विलियम बेंटिक। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है। तो संविधान सभा द्वारा पहले प्रेसिडेंट बनते हैं कब? 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही, इन्हें चुना गया था। और फिर है 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 से भारत में क्या होगा? ब्रिटिश शासन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। डेट याद रखिएगा, 30 जून। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हम क्या चुनेंगे? ऑप्शन बी, क्योंकि दूसरा और तीसरा कथन सही है। 37वां क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ठीक है, पहले देख लीजिए। वर्ष 1862 में 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत इलाहाबाद के लिए एक नई विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सेकंड क्या है? जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके दोषों को सुधारने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा एक और संशोधन अधिनियम लाया गया। कौन सा था? 1781 का। इसे क्या कहा गया? तो सेटलमेंट एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त का अधिनियम। थर्ड है मूल संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेखन है वो वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। फोर्थ है भीमराव रामजी अंबेडकर को भारतीय संविधान की संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया था या नियुक्त किया गया था। इसमें से देखिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन ये रहे आपके सामने, चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो 1862 में जो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया था, इसके तहत एक नई विधान परिषद की स्थापना होती है। ठीक है, किसके तहत? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। लेकिन इसकी स्थापना का प्रावधान कहाँ किया गया था? वो बंगाल में था, ना कि इलाहाबाद में था, तो गलत हो गया। सेकंड देखिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, तीसरा भी बिल्कुल सही है, वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा मूल संविधान के हिंदी संस्करण को लिखा गया था। फिर जो संचालन समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी गलत हो गया। 2 और 3 जिसमें भी करेक्ट है वो ऑप्शन हमारा सही होगा और वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी में सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बताया गया है। 38 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है संविधान सभा के गठन का जो सबसे पहले विचार है वो सबसे पहले वर्ष 1934 में भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय, इनके द्वारा दिया गया था। सेकंड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो
1935 में पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की गई थी। और थर्ड है 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो, संविधान सभा द्वारा बनाया जाए, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो, ऐसा उन्होंने कहा था। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, चलिए देखिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बात इन्होंने 1938 में कही थी। यहाँ पे सिर्फ ईयर गलत दिया गया है, ठीक है, बाकी सारी चीजें सही हैं, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे 1938। राइट आंसर यहाँ पर क्या हम चूज करेंगे, ऑप्शन ए। 39वां क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की गई थी। सेकंड स्टेटमेंट है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। फिर थर्ड स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 315, इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान करता है। फोर्थ है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, चलिए देखते हैं। तो द्वैध शासन कब ये व्यवस्था शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, द्वैध शासन 1784 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके जरिए से शुरू हुआ था, ठीक है। बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, याद कर लीजिए। राइट आंसर क्या चूज करेंगे यहाँ पर, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 40वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, चारों विकल्प ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले दिया गया फ्रेड डब्ल्यू रिग्स, इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन्होंने बोला। केनेथ क्लिंटन वियर्स, इन्होंने क्या कहा, भारत अर्धसंघीय राज्य है, इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो स्वीडन में हुआ था, ठीक है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं। और ग्रैनविल जी ऑस्टिन ने क्या कहा, विकास प्रशासन की अवधारणाओं से संबंधित है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। केनेथ क्लिंटन वियर ने क्या कहा है, भारत अर्धसंघीय राज्य है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन का जो उदय है वो सबसे पहले यूएसए में हुआ, ना कि स्वीडन में हुआ। और विकास प्रशासन की अवधारणाओं से संबंधित है, ये फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने कहा था।